प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, आपके प्रश्नों के आधार पर आज हम ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण युगों की चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि हम जो भी कार्यक्रम बनाते हैं, जो भी ज्ञान चर्चा आपसे करते हैं, उसमें ज्योतिष से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है उसे लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और ख़ासकर शनिदेव से पीड़ा संबंधी, शनिदेव के कष्ट निवारण संबंधी, शनि पीड़ा से मुक्ति पाने संबंधी कोई व्यवहारिक उपाय होते हैं तो लोग उसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो आज हम आपकी पसंद से ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शनि संबंधी दोष भी होता है और अच्छा योग भी होता है। ग्रहों से संबंधित दोष भी होते हैं, योग भी होते हैं। हम पहले संक्षिप्त में योगों की यानी अच्छी चीज़ों की चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम आपको बहुत सरल भाषा में एक प्रसंग के माध्यम से व्यवहारिक रूप में हम कैसे ग्रह पीड़ा से मुक्ति पाएं उससे संबंधित उपचार की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में अच्छे योगों की बात करती हूँ। यदि किसी की जन्म पत्रिका में उच्च का चंद्रमा हो, उच्च का सूर्य हो, उच्च का मंगल हो, उच्च का गुरु हो, उच्च का शुक्र हो, उच्च का शनि हो तो अति उत्तम। जो ग्रह उसकी जन्म पत्रिका में उच्च का होता है वह व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित कार्य करता है या उस ग्रह से संबंधित जीवन में वह अधिक अपने जीवन की उपलब्धि प्राप्त करता है, सफलता पाता है उस ग्रह से संबंधित मार्ग में। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा किसी सूर्य के साथ लिखा गया हो, किसी भी घर में सूर्य के साथ यदि चंद्रमा लिखा गया हो, चंद्रमा के साथ में यदि सूर्य लिखा गया हो तो हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति का जब जन्म हुआ था तो अमावस्या के आसपास का जन्म हुआ था। अमावस्या के आसपास का चंद्रमा से सूर्य, सूर्य से चंद्रमा का जो लिखना, जो मिलना होता है वो 2.25 दिन तक का समय बताता है। ऐसी स्थिति में
अमावस्या के एक दिन पहले का भी जन्म हो सकता है, अमावस्या खत्म होने के बाद का भी हो सकता है और अमावस्या के दिन का भी हो सकता है, पर सूर्य चंद्र युति योग ही आएगा। तो सूर्य चंद्र युति योग यानी हम कह सकते हैं कि ये अमावस्या की छाया या अमावस्या का जन्म। तो हमने देखा है कि ये अच्छा योग है, लोग इसे बुरा कहते हैं। लोग कहते हैं उसका जन्म अमावस्या पर हुआ, अरे दीदी जी उसका जन्म तो शनि अमावस्या पर हुआ, तो बहुत परेशान है, ये व्यक्ति को शनि लग गया है, ना जाने क्या क्या मन में धारणाएं बना रखी हैं। पर मैंने देखा है कि जिस किसी का भी जन्म अमावस्या का होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने ननिहाल से, अपने पिता के क्षेत्र से, अपने नेटिव प्लेस से बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति अपने समाज से, अपनी जाति से, अपने धर्म से और अपने ग्रुप से, अपने यहाँ के गांव क्षेत्र के लोगों से और अपने स्टेट से बहुत बहुत प्यार करता है। यही कारण है कि वो व्यक्ति उस जगह को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। मैं यूँ कहूँ कि नेटिव प्लेस में उसके भाग्योदय की संभावना ज़्यादा रहती है, तो फिर इसे अच्छा ही मानेंगे ना। इसी प्रकार से यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ में मंगल की युति होती है और वह भी यदि केंद्र में होती है, प्रथम स्थान पर या चतुर्थ स्थान पर या सप्तम स्थान पर यदि ऐसी युति होती है, या फिर 12वें स्थान पर ऐसी युति होती है, या 8वें स्थान पर सूर्य मंगल युति होती है, तो यह डबल मंगली योग कहलाता है। और डबल मंगली योग जैसे अग्नि में पेट्रोल डालने का काम किया। फिर डबल मंगली योग के लिए हम कहते हैं यह वरदान है आपके लिए। ऐसा व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में किसी भी बड़ी से बड़ी कोई भी मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ, शादी ब्याह में थोड़ा विलंब जरूर होता है, उसके लिए भी तमाम प्रकार के उपाय और उपचार बने हुए हैं। इसी प्रकार से यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में यदि शुक्र लिखा होता है, यदि चंद्रमा के साथ में शुक्र की युति बनी है, 12 घर में से कहीं भी बनी है, तो वह व्यक्ति अचानक धन पाएगा, अचानक लाभ। जैसे कि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट का काम करता है, लॉटरी सट्टे का काम करता है, कोई व्यक्ति कहीं कोई प्लॉट लेता है और वक्त आने पर कई ज़्यादा कीमत पर उसको उसकी राशि मिलती है, बिक्री हो जाता है। एक 10 रुपये की चीज़ को उसको 10,000 और 10,000 की चीज़ को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं जरूर इसे शुक्र चंद्र युति होगी। यह शुक्र चंद्र युति व्यक्ति को अचानक लाभ दिलाती है। इसी प्रकार से यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में मंगल लिखा है तो ये महालक्ष्मी योग बनाता है। चंद्रमा के साथ में मंगल होना आपको लक्ष्मी प्राप्ति योग देता है। ये 12 घर में से किसी भी स्थान पर क्यों न लिखा गया हो, पर यह अपने आप में समृद्धि का द्योतक है, संपत्ति का द्योतक है। ऐसा आदमी कभी विपन्न और गरीब रह नहीं सकता, इसलिए इसे बहुत अच्छा योग माना गया है। इसी प्रकार से किसी की भी जन्म पत्रिका में गुरु के साथ में यदि चंद्रमा लिखा गया है, 12 घर में से कहीं भी यदि गुरु चंद्र एक साथ हैं, तो इसे हम गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग का मतलब ये होता है कि आपके अंदर में हाथी के जैसी ताकत है और आपके अंदर में शेर के जैसा दिमाग है। मालूम है हाथी शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है, पर हाथी को शेर कैसे दबोच लेता है? हाथी को शेर इसलिए दबोच लेता है, इसलिए वह उस पर हमला कर देता है कि जो दिमाग शेर के अंदर में है ना, वो दिमाग हाथी के अंदर में नहीं है, तो दिमाग से काम लेता है वो शेर। तो यही हम कहते हैं गज केसरी योग, कि हाथी के जैसी आपके अंदर में फिजिकली शक्ति रहेगी और शेर के जैसी मेंटली पावर रहेगा। तो हाथी की जैसी ताकत और शेर के जैसा दिमाग, जब दोनों लोग युति बनाकर चलते हैं, चंद्रमा और गुरु का युति योग होता है, तो यह युति योग बहुत अच्छा संयोग बनाता है। इसे गज केसरी योग कहा गया है। हाँ, ऐसा तो हमेशा होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है कि कई बार परिक्रमा करते करते गुरु के साथ चंद्रमा का मेल खा जाना, वो कुछ दिन, कुछ पल, 1.25 दिन के लिए ही ये योग बनता है। जो ज्ञानी है वो समझ जाते हैं कि कब उनके जीवन में ये गज केसरी योग आने वाला है, और महीने में 2-2.25 दिन के लिए ऐसा योग सब किसी के साथ बन सकता है।
जब चंद्रमा की परिक्रमा 12 राशियों पर चलती है ना, तो जो गुरु है वर्तमान समय में गोचर परिक्रमा में जहाँ कहीं बैठे होते हैं, वहाँ से जब 2.25 दिन के लिए चंद्रमा गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक वो 2.25 दिन का गोचर परिक्रमा में गज केसरी योग हर किसी के लिए अलग अलग तारीखों पर बन सकता है। समझदार व्यक्ति, ज्योतिष का जानकार व्यक्ति उस गज केसरी योग का लाभ उस समय उठा लेता है। इसी प्रकार से यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में हम आगे देखते हैं कि कोई महालक्ष्मी योग है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग के नाम से भी संबोधित करते हैं, जब किसी की भी जन्म पत्रिका में शुक्र और बुध एक साथ बैठते हैं, किसी भी 12 घर के स्थान पर बैठे, हाँ यदि षष्टम अष्टम द्वादश की जगह अच्छे स्थानों पर ये बैठते हैं शुक्र और बुध दोनों की युति योग, तो शुक्र के साथ में जब बुध का युति योग बनता है तो यह अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। और यदि बुध की अपनी राशि पर हो या शुक्र की अपनी राशि पर हो तो निश्चित रूप से ये महालक्ष्मी योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही फलीभूत होता है। तब हम देखते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण योग व्यक्ति को संपन्नता देता है, ऐश्वर्य देता है, वह अपनी ज़िंदगी में बहुत सपने पूरे करता है। जो व्यक्ति कभी पैदल चला करता था वो अपने भविष्य में फ्लाइट में उड़ने लगता है और उसके जीवन में बहुत ऐश्वर्य का योग बनता है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं शनि के साथ में यदि बुध की युति बनी है, शनि के साथ में यदि बुध की युति बनी है तो यह अपने आप में बहुत सुंदर योग है, जिसे व्यापार समृद्धि, व्यापार स्थापना का योग भी हम कह सकते हैं, सफल व्यापारी का योग भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति चील के जैसी दृष्टि रखता है कि जो सर्प जमीन पर चल रहा हो तो उड़ने वाली जो चील होती है वो जमीन पर चलने वाले सर्प को देख लेती है और लपक कर आती है और उसे उठाकर ले जाती है। यानी दूरदृष्टि रखने वाला वह व्यक्ति जिसे अपने व्यापार को चलाना आता है, जो बड़ा तिकड़मबाज रहता है, जो जिंदगी में सब टेक्निक अपना लेता है पर अपने आप को फेल नहीं होने देता, उसकी असफलता को सफलता में बदल कर ही रहता है वो। तो इस प्रकार से ये अच्छे व्यापारियों के गुण से संबोधित योग बना करता है। हम और आगे देखते हैं, हर किसी की जन्म पत्रिका में कुछ न कुछ तो अच्छे योग हुआ ही करते हैं और ये अच्छे योग अपने आप में व्यक्ति की तकदीर बदल दिया करते हैं। यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में त्रिकोण में आने वाली राशि, त्रिकोण कहते हैं पराक्रम के स्थान को, त्रिकोण कहते हैं पंचम स्थान को, और त्रिकोण कहते हैं लाभ के स्थान को, और त्रिकोण कहते हैं भाग्य के नवम स्थान को। तो त्रिकोण में पड़ने वाली जो राशियां हैं, ये त्रिकोण स्थान पर जो राशियां पड़ी हुई हैं, इनका यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन योग बन जाए तो अति उत्तम कहा जाता है। त्रिकोण में जो राशियां पड़ी हैं वो यदि उच्च की हो जाएं तो अति उत्तम लक्ष्मी योग बनाती हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि का भोग करता है। किसी की भी जन्म पत्रिका में यदि 12वें स्थान पर शुक्र स्वग्रही होकर बैठ जाए, यदि 12वें स्थान पर शुक्र बैठे हैं और यदि वो उच्च के होकर बैठ जाए तो यह बहुत संपन्नता का योग, यानी बार बार विदेश जाने का योग बनाता है और यह व्यक्ति अपने जीवन में वो सारा सब ऐश्वर्य भोग करता है जो उसके जीवन में कभी उसके पिता ने, परिवार ने, कुटुंब ने, खानदान में भी न किया हो। इस तरीके से ये शुक्र की स्थिति को अति उत्तम दिखलाता है और अति उत्तम शुक्र स्थिति उसे जीवन में वो सारी खुशियाँ देती हैं जो कला क्षेत्र से संबंधित हुआ करती हैं। इस तरीके से यदि कोई ग्रह अपनी राशि से आगे की राशि में विराजमान हो जाए, यानी उस राशि के लिए धनेश हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे भाग्य में लिखा गया है 7 नंबर का तुला का अंक, और तुला का अंक जहाँ भाग्य में लिखा गया है उससे संबंधित जो शुक्र है वो अपने एक कदम आगे जाके बैठ जाता है, यानी वो कर्म स्थान पर जाके बैठ जाता है, तो वो अपने से धनेश हो जाता है। वो अपनी राशि से एक कदम आगे जाकर बैठा है, यानी धन के स्थान पर बैठा है। इसे बहुत अच्छा और उत्तम योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस जिंदगी के सारे सपने पूरे करता है। हाँ, इसमें विलंब जरूर होता है पर निश्चित रूप से वो व्यक्ति कामयाबी को भी हासिल करता है। इसी प्रकार से एक होता है काल सर्प योग, जो राहु और केतु से बना करता है। काल सर्प योग में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु और केतु के
बीच में जो सारे ग्रह आते हैं वो यदि सीधी चाल में आएंगे तो पूर्ण काल सर्प योग नहीं कहलाएगा, लेकिन उल्टी चाल में आएंगे तो संपूर्ण काल सर्प योग बन जाता है। ये जो संपूर्ण काल सर्प योग बनता है अपने आप में राजयोग से कम नहीं कहलाता। हाँ, ये तो अंधविश्वास है, ये गलत मान्यता है कि काल सर्प योग है, अभी क्या करेंगे, इसका शांति विधान नहीं किया तो घटना होगी, परेशानी होगी, संकट होगा, इसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं, ना जाने कितने कितने जगह जाते हैं और कहाँ कहाँ खर्चे करके आते हैं। और कोई बोलता है अर्धकाल सर्प है, कोई बोलता है आंशिक है, कोई बोलता है पूर्ण है, कोई कहता है राहु केतु डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई कहता है नारायण नाग बलि करा लीजिए। ये सारे सब अंधविश्वासों से बाहर निकलिए और ये दिमाग में रखिए कि दुनिया में जितनी बड़ी हस्तियां हैं उनको सबको काल सर्प योग था। यदि काल सर्प योग में आपने जन्म लिया है तो आप संघर्षमय जीवन से जीरो से हीरो बन के दिखाएंगे। आप किसी जगह पर जाकर कहीं किसी लक्ष्य को छू कर आएंगे। जब तक आप अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर लेते आप शांत नहीं बैठने वाले। यदि अमिताभ बच्चन को काल सर्प दोष नहीं होता, हाँ समझिए उस गणित को, यदि अमिताभ बच्चन को काल सर्प दोष नहीं होता तो वह महानायक कभी नहीं बन पाता। यदि वो महानायक बने हैं तो काल सर्प दोष का एक बहुत बड़ा उसमें हाथ रहा है। यदि लता मंगेशकर को काल सर्प योग नहीं होता तो वह स्वर सम्राज्ञी नहीं बनती और उनके नाम से लता मंगेशकर अवार्ड, जो आज दुनिया में संगीत के क्षेत्र में बड़े बड़े संगीतकारों को, बड़े बड़े गीतकारों को, बड़े बड़े दिग्गज गाने वाले सिंगर लोगों को दिया जाता है, वह सौभाग्य लता मंगेशकर ने प्राप्त किया। वह शायद काल सर्प योग के नाम से ही ऐसा हो पाया। जवाहरलाल नेहरू की जन्म पत्रिका में जो काल सर्प योग था उसने उनको बड़ी लोकप्रियता दिलाई। ऐसे मैं तमाम उदाहरण आपको बता सकती हूँ जो काल सर्प योग के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और बहुत नाम कमाते हैं। पर याद रखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप उसे दोष समझेंगे तो दोष की तरह आपको रिजल्ट देगा, आप उसे योग समझेंगे तो योग की तरह आपको राजयोग का फल देगा। मैंने कभी भी दोष की तरह काल सर्प दोष को नहीं देखा, मैंने हमेशा ही उसे राजयोग बनाने का प्रयास किया। इतने उपचार किए, इतने उपाय कराए, पौराणिक भी, वैदिक भी, ज्योतिषी पद्धति से, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, न जाने क्या क्या रिसर्च किए इसके ऊपर, और मैंने उसे राजयोग बनते देखा। मेरे आसपास जितने भी मेरे अनन्य जानने और मानने वाले शनि भक्त व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, उनमें जितने भी काल सर्प दोष वाले हैं उनको मैंने रंग से राजा बनते देखा है और मैंने ऐसे मार्गदर्शन उनको दिए हैं कि वे अपनी ज़िंदगी में आज जहाँ पर पहुँचे हैं ये बहुत बड़ा उदाहरण है काल सर्प योग का। इसलिए हम आज उन योगों की बात कर रहे हैं जिन योगों को लोग सही मायने में जानते नहीं हैं या जानने के बाद में भाग्य के दरवाजे खोलते नहीं हैं या कन्फ्यूजन में उलझ जाते हैं और दुनिया भर के परेशानी के अपने ऊपर में दुनिया भर के प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बातों को स्थान देने लगते हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आगे जो योग दोष बनते हैं वो भी सब ऐसे ही है। जैसे हमारी जन्म पत्रिका होती है वैसे ही हमारे जन्म पत्रिका के योग हमें अच्छे और बुरे फल दिया करते हैं। हमारी एक जन्म पत्रिका होती है, उस जन्म पत्रिका में हमारे 12 नंबर यानी राशियों के लिखे होते हैं, उसमें अलग अलग ग्रह लिखे होते हैं। अब मैं छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। हमारा जन्म पत्रिका का चार्ट कहता है कि जो भी अंक राशि का है उसका स्वामी कहीं ऐसी जगह बैठा है जो उसे नवम पंचम कर रहा है। या मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूँ कि जो भी हमारी जन्म पत्रिका है उस जन्म पत्रिका में मान लीजिए कि शनि 1 नंबर पर लिखे हुए हैं, तो शनि क्या हुए, नीच का शनि का योग बन गया। दुनिया ने कहा ये राजा को रंक बना देगा, दुनिया ने कहा ये बर्बाद कर देगा, दुनिया ने कहा अभी तो नीच के शनि का जन्म है इस व्यक्ति का, पुराना कर्जा लेकर आया, दुनिया ने कहा ये नीच के शनि वाला है, इसके साथ कुछ भी काम मत करो, इसके नाम कुछ भी मत करो, इसके नाम घर मत करो, व्यापार मत करो, गाड़ी मत करो, बंगला मत करो, इसको साथ में लोभी मत, पार्टनर मत बनाओ, ये तो बर्बाद कर देगा, ये तो बर्बादी लेकर आया है। न जाने नीच के शनि के लिए क्या क्या प्रेडिक्शन हुए हैं और लोगों ने पढ़ के उसको सत्य मान लिया।
पर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। नीच के शनि ने ही हमारे जो बहुत प्रसिद्ध राइटर हुए हैं ज्योतिष में, जिन्होंने दुनिया को एक बड़ा मार्गदर्शन दिया, पंडित राधा कृष्ण श्रीमाली जी जोधपुर वाले, उन्होंने नीच के शनि में ही पता नहीं कितनी किताबें लिख डाली और उन्होंने जो नाम कमाया, और आज उनके बेटे जो नाम कमा रहे हैं वो तारीफ़ काबिल है। तो नीच के शनि में बहुत गुण है, पर नीच के शनि को आपको उच्च का शनि बनाना आना चाहिए, या नीच के शनि को समझिए क्या पूरी तरह वह फल दे रहे हैं। मैं वही उदाहरण आपको समझाना चाहती हूँ कि नीच के शनि बनते हैं मेष राशि पर विराजमान होकर। जब नीच के शनि मेष राशि पर विराजमान होकर बनते हैं, अब सपोज मेष राशि पर शनि बैठे और नीच का कहलाए, अब मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, वो यदि कहीं ऐसी जगह जाकर बैठ जाए जो शनि की राशि है, मकर राशि शनि की, कुंभ राशि शनि की, और वो मकर या शनि की कुंभ राशि पर बैठ गए, या नीच के जो शनि बने हैं मेष राशि पर, वो मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो उच्च का हो जाए, मकर में बैठ जाए, कुंभ का बैठ जाए, या शनि या मंगल कोई बहुत अच्छी जगह पर जाके विराजमान हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। यानी जो नीच के शनि का दोष है वो भंग कर देगा, और जो मंगल कहीं उच्च का होकर जाकर बैठा है, कहीं शनि की राशि में जाकर बैठा है, इसका मतलब ये बचाने वाली ताकत बलवान हो जाएगी। ये प्रत्येक ग्रह को लागू होती है। यदि आपका सूर्य नीच का है, जो तुला राशि पर नीच का हुआ है, सूर्य यदि तुला राशि पर नीच का हुआ है, तो आप देखिए कि सूर्य तुला राशि पर नीच का हुआ है, यदि तुला राशि का शुक्र सूर्य की राशि पर विराजमान हो जाता है तो नीच भंग योग बन जाता है। इस तरीके से हमें ये प्रेडिक्शन देखना पड़ता है कि बचाने वाले की ताकत आपके पास कितनी है। यदि बचाने वाले की ताकत आपके पास भरपूर है, तो जो मारने वाले की ताकत है उसे ख़त्म करने के लिए आपके पास 50 प्रकार के उपचार हैं, और आप उसे ही योग बना सकते हैं। दोष को योग बनाना आपके हाथ में निर्भर करता है, पर शर्त यह है कि आप उसके पीछे जुनून बना के लग जाइए कि नहीं, ये मेरे लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, मैं उसे पॉजिटिव करके ही रहूँगी। आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हो जाइए। आप जब तक निगेटिव सोच रहे हैं वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके लिए पॉजिटिव फल देगा। यही तो ज्योतिष का विज्ञान कहता है। तब मैं आपको बता रही थी कि बहुत सुंदर सुंदर योग होते हैं। हमारी जन्म पत्रिका के केंद्र होते हैं, प्रथम घर, चतुर्थ घर, सप्तम घर, अष्टम घर, द्वादश घर। अब 3 घर केंद्र में है, प्रथम घर, चतुर्थ घर और सप्तम घर। यदि प्रथम स्थान पर या चतुर्थ स्थान पर या सप्तम स्थान पर मंगल लिखा गया है, या अष्टम स्थान पर और द्वादश स्थान पर मंगल लिखा गया है, तो दैट इज मंगली योग। ये मंगली योग बनाते हैं, और मंगली योग से लोग घबराते हैं। मैंने श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर सालों पहले एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था मंगली होना वरदान है। कितने लोगों ने उससे लाइव बनाई और अपने कन्फ्यूजन को दूर किया। वाकई में मंगली होना वरदान है, इसीलिए आप भी यूट्यूब पर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपको भी बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये मंगली योग बनाते हैं और मंगली दोष कम होता है। सच कहूँ तो ये योग ज़्यादा होता है, इसलिए हमें योग को समझना चाहिए। तो मैं अभी आपके लिए बहुत अच्छे योगों को लेकर आई थी, बहुत अच्छे योगों की बात कर रही थी। हालांकि कुछ कमज़ोर योग होते हैं जिन्हें हम दोष कहा करते हैं, जैसे गुरु चांडाल योग। गुरु के साथ में राहु या केतु होते हैं तो गुरु चांडाल दोष बन जाया करता है। सूर्य के साथ में राहु या केतु से पितृदोष बन जाता है। चंद्रमा के साथ राहु या केतु से, चंद्रमा के साथ जुड़ने से, जिसे हम चंद्र दोष, ग्रहण दोष कहते हैं, या जिसे हम मातृ दोष कहते हैं, वो बन जाया करता है। यदि लग्न का स्वामी अष्टम स्थान पर आके बैठ जाए तो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मानते, ये बहुत घटनाकारक माना गया है। पर लग्न का स्वामी अष्टम आके बैठा है और अष्टम स्वामी अष्टम ही बैठे, या अष्टम स्वामी कहीं अच्छी जगह पर बैठ जाए तो यह दोष कट जाता है। हम देखते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में बहुत सारे अशुभ दोष हो सकते हैं, पर अब ये भी देखना है
कि उन दोषों को बचाने वाली ताकत कितनी है। पंच महापुरुष योग, अद्भुत 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 योग। हमने बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जन्म पत्रिका देखी, उसमें हमने पंच महापुरुष योग देखे, और उसमें पंच महापुरुष योग जब हमने देखा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे योग बन रहे हैं, तो उन योगों ने लोगों की लाइफ बदल दी। बस शर्त यह है कि लोगों को आना तो चाहिए समझ में कि पंच महापुरुष होता क्या है, और पंच महापुरुष के संबंध में कौन कौन से ग्रहों से ये योग बनता है। एक योग गुरु बनाते हैं, एक योग बुध बनाते हैं, एक योग मंगल बनाते हैं, और एक योग जो शुक्र हैं वो बनाते हैं, और ये एक योग जो शनि बनाते हैं। और मैंने ये पंच महापुरुष योगों के बारे में भद्र महापुरुष योग के बारे में या शशि योग के बारे में, मैंने और भी जो रुचक योग है उसके बारे में मैंने बहुत सारे सब अलग अलग प्रेडिक्शन आपको दिए हैं। इसके लिए भी इसमें मैं विस्तृत डबल समय नहीं दूंगी, इसको मैं आपको ऑलरेडी पहले भी सब समझा चुकी हूँ। सुभारती टीवी के माध्यम से हमने पंच महापुरुष योगों को पांचों को अलग अलग तरीके से सिखाया, समझाया कि कौन से व्यक्ति महापुरुष बनते हैं और किन को पंच महापुरुष योग होता है। हम इस पंच महापुरुष को अब यहाँ विस्तृत नहीं लेंगे, संक्षिप्त में सिर्फ नाम ही हम इनको शामिल करेंगे कि किस तरीके से पंच महापुरुष योग बना करते हैं। तो पंच महापुरुष के बारे में आप हमारे YouTube चैनल पर या सुभारती टीवी के YouTube चैनल पर आप देखिए, और उसमें शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर हमने अलग अलग सब योगों के नाम के आधार पर हमने पंच महापुरुष योगों को समझाने का प्रयास किया है कि कौन से बुध से कैसे भद्र योग बनता है, शनि से कैसे शशि योग बनता है, मंगल से कैसे रुचक योग बनता है। हमने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, और आप उसे जब समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी लाइफ बदल गई। जय शनिदेव।
को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।